वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है फेमा की, राइट। बहुत सिंपल टॉपिक है बट थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट बहुत मजेदार टॉपिक है that। और याद रखना यार, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है फेमा की। चलो स्टार्ट करें यार। फेमा एक्ट 1999 में आया है सबसे पहली बात तो, बट जो फेमा की इफेक्टिव डेट है वो है हमारे पास 1 जून 2000 में। इसका मतलब ये है भाई, फेमा का एक्ट जो है वो 1999 में बनना चालू हुआ, बन गया, बट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है ऑफ दिस फेमा एक्ट 1999 की, वो 1 जून 2020 से, सॉरी 2000 से चालू हुआ है। अब आगे फेमा के पहले क्या था, तो भाई उसके पहले एक था एक्ट जिसका नाम था फेरा, FERA, जो 1973 का एक्ट था। कंसेप्ट क्या है, सब फेमा और फेरा में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर एम है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये रेगुलेट करता था। जो पुराना वाला एक्ट था 1973 वाला, ये फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था। सब बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट देता था इंडस्ट्रीज को, ताकि वो इंपोर्ट कर सके कोई चीज, बहुत ज्यादा रेगुलेशन था। फिर बाद में 1991 में वो LPG पॉलिसी आई है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाली नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी आई है। और उस पॉलिसी के अंतर्गत सब सारी इकोनॉमीज ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए फ्री ट्रेड के लिए। तब से फिर वो फेरा का कोई रेलिवेंस नहीं बचा और गवर्नमेंट ने उसको रिपील करके, उसको रिमूव करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लेकर आया। क्या लेकर आया कि भाई हम फॉरेन एक्सचेंज को हम क्या करेंगे यार, हम मैनेज करेंगे, हम रेगुलेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करेंगे। तो भाई फेरा था 1973 में और फेमा है आपका 1999 में। आगे ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्ट कि भाई हमको फैसिलिटेट करना है एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को। भाई फॉरेन एक्सचेंज है तो आपको उसको फैसिलिटेट करना है, बढ़ावा देना है, ताकि ट्रेड एंड पेमेंट में इजी हो पाए, प्रोसेस सिंपलीफाई हो पाए। फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन मार्केट इन इंडिया, सब जो बाहर का बाजार है वो इंडिया में फ्लरिश कर पाए, ये भी हमको देखना पड़ेगा। बट इसके साथ में चुनौती क्या है, इसके साथ में एक समस्या क्या है कि भाई हमें अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का भी ध्यान रखना है। आगे फेमा, फेमा कहाँ कहाँ लगता है, सो लॉ ने बोला इट अप्लाइज ओवर होल ऑफ इंडिया। पहली बात तो फेमा जो है आपका वो पूरे के पूरे भारत पे लगता है, एक बात। सेकेंड पॉइंट, ऑल ब्रांचेस ऑफिसेज एजेंसीज आउटसाइड इंडिया, मतलब सब जो भी ऑफिसेज हैं, जो भी ब्रांचेस हैं, जो भी सब्सिडरी कंपनी है किसी कंपनी की बाहर, और उनको कंट्रोल्ड करते हैं साहब मुकेश अंबानी जी, अदानी जी, टाटा वाले, HUL वाले, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। लॉ ने बोला उन ब्रांचेस के ऊपर, उन एजेंसीज के ऊपर, उन सब्सिडरी कंपनीज के ऊपर, ऑफिस के ऊपर भी फेमा एक्ट लग जाएगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, पूरे के पूरे भारत पे लगता है, अच्छी बात है। दूसरा, अगर कोई ऑफिस एजेंसीज है, रिलायंस ने अपनी सब्सिडरी कंपनी बाहर खोली है, सब उस पर भी फेमा लग जाना है। तीसरा पॉइंट, किसी व्यक्ति विशेष, अच्छा रेजिडेंट इन इंडिया, सब ये भी डेफिनेशन में कवर्ड है, हम बात करेंगे, थोड़ी सी डिटेल डेफिनेशन है, बहुत प्यारी डेफिनेशन है रेजिडेंट इन इंडिया की, राइट। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बोल रहा है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर फेमा लगता था, वो भाई ने लेके बाहर, इंडिया के बाहर कोई कॉन्ट्रामेशन कर दी। लॉ ने बोला अगर तू इंडिया में कॉन्ट्रामेशन करता, तेरे को फेमा के ऊपर, फेमा के अंदर हम तुझे पनिशमेंट देते, ऐसा ही हम बाहर वाले को भी देंगे। Any contravention committed outside by any person to whom this act applies, right? किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो भारत में ही है, सब भारत वाले व्यक्ति ने कोई डिफॉल्ट करी है, लॉ ने बोला आपने डिफॉल्ट कहाँ करी, बाहर, रहने वाले कहाँ के हो, इंडिया के, इंडिया के रहने वाले हो, तो फेमा लग गया। तो भाई आपके ऊपर हम क्या करेंगे, केस कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे, जो भी फेमा में बताया है। अच्छा, ये ऑफेंसेस कौन सी वाली होंगी साहब, विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज।
आगे, इसका मतलब ये है कि भाई फेमा एक्ट नहीं लगेगा, नॉट अप्लाई ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर आउटसाइड अनलेस दे आर रेजिडेंट इन इंडिया। दो शब्द हमारे लिए बहुत काम के हैं, एक कौन सा है यार, सिटीजन। भाई इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, भारत की नागरिकता का एक्ट 1955 है। उस एक्ट में याद रखना, अगर मैं इंडिया में रेजिडेंट नहीं हूं, मैं रेजिडेंट इन इंडिया नहीं हूं, इसका मतलब अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, सब फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में नहीं रहा। याद रखना, रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन इतनी छोटी नहीं है 182 डेज, आगे भी फर्दर कंडीशन है, बट फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर मैं प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं रहा तो करंट ईयर में मेरा स्टेटस जो होगा वो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू फेमा एक्ट 1999 के हिसाब से। तो लॉ ने बोला यार आप भारत के नागरिक हो एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955, बट आप रेजिडेंट इन इंडिया नहीं हो, आपके ऊपर हम फेमा की बात नहीं करेंगे। तो भाई फेमा किसके ऊपर लगेगा साहब, जो रेजिडेंट इन इंडिया है। चले, तो ये तो हमने फर्स्ट चार्ट की बात की है कि भाई किसके ऊपर फेमा लगेगा, किसके ऊपर फेमा नहीं लगेगा। सब फेरा का क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, और ये क्यों हमने ये खतरनाक वाला चेंज कर दिया, फेरा को हटा दिया, फेमा को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम बात करें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, और इन्हीं डेफिनेशन के मद्देनजर आपकी वो डेफिनेशन भी आएगी बाद में। चले, ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन है भाई सेक्शन 2C में। ऑथराइज पर्सन मींस एन ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, offshore banking unit, any other person who is authorized under section 10 subsection 1 to deal in foreign exchange and foreign currency securities, राइट। उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे भाई, तू कौन है, ऑथराइज पर्सन। सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी मेन यूनिट में चले जाएं, मेन ब्रांच में चले जाएं, हेड ऑफिस में चले जाएं आपके शहर में, वहां पर आप देखेंगे एक डिपार्टमेंट होगा, एक पर्टिकुलर एक सेक्शन होगा बैंक के अंदर जहां पर लिखा होगा ऑथराइज डीलर, राइट। आपने देखा होगा सब रोड पे जाते हुए सब बहुत जगह लिखा होगा मनी चेंजर हैं हम, राइट। तो ये जो चीज है, लॉ ने बोला यार ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, सब यहाँ के बैंक की इंडिया के बाहर कोई यूनिट है उसको हम बोलेंगे सब ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, या और किसी व्यक्ति को जिसको ऑथराइज किया गया है कौन से सेक्शन में, सेक्शन 10(1) में, टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। लॉ ने बोला यार हम उसको क्या बोलेंगे सब, ऑथराइज डीलर की हम उसकी बात करेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे यार, ऑथराइज पर्सन। तो भाई ऑथराइज पर्सन की जो डेफिनेशन है वो कहाँ है यार, सेक्शन 2C में। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, काम की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है भाई सेक्शन 10 में ऑथराइज डीलर का, ऑथराइज पर्सन का कॉन्सेप्ट है। जब आएगा सेक्शन तब हम बात करेंगे, फॉर द टाइमिंग तो हमने डेफिनेशन देखी है। आगे अगली डेफिनेशन जो है वो है यार आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की, सेक्शन 2E है। ध्यान से, दो तरह के ट्रांजैक्शंस कवर है, एक है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, राइट। आप अभी याद रखें भाई कैपिटल अकाउंट, अब जैसे ही वर्ड कैपिटल आता है सब हम कॉमर्स वालों बच्चों के दिमाग में बैलेंस शीट आती है। याद रखना यार, वो आइटम जो मेरी बैलेंस शीट को इफेक्ट करें, वो आइटम जो मेरी बैलेंस शीट को अफेक्ट करें, वो ट्रांजैक्शंस को हमने क्लासिफाई किया है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बट एग्जाम में हमको ये लाइन नहीं लिखनी है कि दोज आइटम हु आर अफेक्टिंग अवर बैलेंस शीट दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ना, लॉ में डिफाइन करी गई है। तो भाई सेक्शन 2E में है आपकी डेफिनेशन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की। means a transaction which alter the assets, liabilities or contingent liabilities आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, राइट। सब जो ट्रांजैक्शंस कवर हैं वो कहाँ कवर हैं आपके, आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट, बाहर हैं, जो ऑल्टर कर रहे हैं, ऑल्टर मतलब चेंज हो रहा है किसके फिगर्स में, एसेट्स, लायबिलिटीज, कॉन्टेंजेंट लायबिलिटीज में, आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया,
या फिर एसेट्स लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। लॉ ने बोला यार ऐसा कोई चेंज हो रहा है, उसको हमने क्या ट्रीट किया है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस, राइट। चलो अब इंपॉर्टेंट, एंड इंक्लूड्स, अगर कोई ट्रांजैक्शन जो 6(3) वाला है, इसका मतलब सेक्शन 6 में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में हमको पूरा का पूरा जिक्र करना है, राइट। चले, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन जो ऑल्टर करे एसेट्स को, लायबिलिटीज को, कंटिंजेंट लायबिलिटीज को आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर चेंज हो रहा है एसेट्स के फिगर में, लायबिलिटीज के फिगर में, और व्यक्ति कहाँ का है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर इंडिया में एसेट्स लायबिलिटीज में चेंज हो रहा है ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। याद रखना यार, फेमा में एक ट्रांजैक्शन इंडिया में होगा और एक चीज बाहर होगी, या तो व्यक्ति अंदर का होगा, एसेट्स बाहर की होगी, या एसेट्स अंदर की होगी, व्यक्ति बाहर का होगा, तो ही हम उसको टच करेंगे फेमा में। अरे भाई दोनों ही बाहर है तो फेमा नहीं लगना है, और दोनों ही इंडिया में है तो फेमा नहीं लगना है आपका। आगे करेंसी का जिक्र है सेक्शन 2H में। करेंसी इंक्लूड्स ऑल करेंसी नोट्स, पोस्टल नोट्स, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, सबको पता है क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और कोई इंस्ट्रूमेंट नोटिफाइड बाय आरबीआई। सब तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन किसकी यार, करेंसी की। तो हमने 3 डेफिनेशन की बात की है, जिसमें 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ऑथराइज पर्सन में सेक्शन 2C है। अच्छा, ऑथराइज पर्सन क्या करेगा, आप गए, आपने बोला सर ये बैग भर के नोट है सब, इसके आप हमें डॉलर्स इशू कर दे, वो आपको रीजन लिखकर पूछ के सब कुछ कि भैया ये पैसा कहाँ से आया, और आपको डॉलर दे देगा। तो अगर हम देखें सेक्शन नंबर याद करने के लिए, तो बेसिकली वो चेंज दे रहा है हमको। अरे भाई आप मेरे पास आए 100 रुपए का नोट लेकर, आपने बोला सर 10-10 रुपए के 10 नोट दे दो, चेंज, राइट। वैसे ही यहाँ हो रहा है सब, आपका पैसा रुपया से आपने डॉलर कराया है, तो सी फॉर चेंज, तो ऑथराइज पर्सन ये चेंज वाला काम करता है। सेक्शन नंबर याद करने का तरीका। चले, ये तो हो गया हमारा 2 डेफिनेशन, ऑथराइज पर्सन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब आगे हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और याद रखना, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हमें क्या बोलते हैं भाई, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। पीएनएल में डेबिट होगा, पीएनएल में क्रेडिट होगा, ऐसा मन में सोच के रखें, आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन एक बार में समझ में आ जानी है। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो मेरी बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज में चेंज करे। चले, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन अदर देन, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। इन्होंने बोला भाई कैपिटल अकाउंट क्या होता है, वो हमने डिफाइन कर लिया 2E में। करंट अकाउंट क्या होता है, इन्होंने बोला भैया वो होता है जो कैपिटल नहीं होता, राइट। चले, बट इंक्लूड्स 4 चीजें और शामिल हैं, ध्यान से। कौन कौन से पेमेंट या कौन कौन सी रिसिट इसका पार्ट होने वाली है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की, हम वो बात कर रहे हैं। पेमेंट, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन, पेमेंट ऑफ ड्यू नहीं है, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सब सामान्यतः हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और हम पेमेंट देते लेते रहते हैं। लॉ ने बोला वो डेटर क्रेडिटर नहीं, वो तो शॉर्ट टर्म बैंकिंग, 1 साल के अंदर सब खत्म हो जाना है, वो यहाँ पर आएगा। एक चीज, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन, सब हमने कोई लोन लिया है बाहर से, इंडिया के बाहर से कोई बड़ी बैंक से, सब डॉइचे बैंक से हमने कोई लोन लिया है, राइट। अब डॉइचे बैंक से अगर हमने कोई लोन लिया है तो भाई उनका ब्याज देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कहाँ हिट करेगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को। या हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है बाहर और वहां से हमें इनकम हो रही है, तो ये भी मेरे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट को हिट करेगा। तो लॉ ने बोला ये जो इंटरेस्ट इनकम है, याद रखना ये जो लोन अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा मतलब ये मेरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ, बट इन दोनों के ऊपर ब्याज मिल रहा है या जा रहा है, वो ब्याज की जो इनकम है वो कहाँ जाएगी, मेरे पीएनएल अकाउंट में। रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन रिजाइडिंग अब्रॉड, सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन,
मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, लॉ ने बोला ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। आगे सेक्शन 2O में फॉरेन सिक्योरिटी की डेफिनेशन है, बहुत ध्यान से। अब मैंने पहले ही कहा है भाई, याद रखना फेमा को हम कब याद करेंगे, जब एक चीज इंडिया में हो और एक चीज बाहर हो। अरे भाई, अगर दोनों चीजें अगर बाहर हो रही हैं या दोनों चीजें ही भारत के अंदर हैं, तो फेमा को हम याद ही क्यों करेंगे। व्यक्ति अंदर है भारत के, भारत का व्यक्ति है, बट ट्रांजेक्शन बाहर हो रहा है, तो ही फेमा को याद करेंगे। अब उसी लाइन में आप डेफिनेशन अगर पढ़े किसकी, फॉरेन सिक्योरिटी की, आपको ज्यादा क्लैरिटी आने वाली है। ध्यान से, कोई भी शेयर्स है, कोई भी स्टॉक है, कोई भी बॉन्ड है, डिबेंचर है, या कोई इंस्ट्रूमेंट है एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी। कौन सी करेंसी में है, फॉरेन करेंसी, मतलब ये सिक्योरिटीज बाहर हो गई, बट देयर रिडम्पशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट पेबल इन इंडियन करेंसी। मैंने क्या बोला है, एक चीज किसी भी ट्रांजैक्शन में एक चीज इंडिया में होने वाली है, सब फेमा आपका लग जाना है। तो लॉ ने बोला यार, कोई भी एप्पल कंपनी ने कोई शेयर्स इशू किए हैं, बट उसका डिविडेंड, रिडम्पशन या कोई बॉन्ड इशू किया, उसका ब्याज इंडियन करेंसी में पेबल हो रहा है, सब फेमा वाले बीच में आ जाएंगे कि भैया लाओ क्लैरिफिकेशन, लाओ डिक्लेरेशन, लाओ टैक्स भी लेंगे आपसे। आगे अगली डेफिनेशन सेक्शन 2N में डेफिनेशन का जो जिक्र है वो है आपका फॉरेन एक्सचेंज। मींस फॉरेन एक्सचेंज एंड इंक्लूड्स। अब भाई फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आता है, तो 3 तरह की डेफिनेशन में कवर है। डिपॉजिट, क्रेडिट बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ये आपका क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट। ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट वाला। ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, ये भी क्या हुआ आपका फॉरेन एक्सचेंज। और इसका जस्ट रिवर्स, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट ड्रॉन बाय बैंक और अ पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, इसको हमने बोला है, ये क्या है भाई आपका फॉरेन एक्सचेंज का जिक्र है। ध्यान से देखें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जस्ट अपोजिट है। ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट इंडियन करेंसी में ड्रॉ हुआ, पेबल कहां होगा यार, फॉरेन करेंसी में। उल्टा, ड्रॉन कहां हुआ, सब आउटसाइड इंडिया, बट पेबल कहां होगा, इंडियन करेंसी में। ये है आपका पूरा का पूरा डेफिनेशन सब फॉरेन एक्सचेंज का। पर्सन, पर्सन इंक्लूड सेक्शन कौन सा है यार, 2U। पर्सन में क्या क्या शामिल है, एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, every artificial judicial person other than above, any agency, office or branch owned or controlled by such person। लॉ ने बोला यार, इन सब को हमने पर्सन की सीक्वेंशियल डेफिनेशन में काउंट किया है। सेक्शन 2U में है, सब पर्सन में इंडिविजुअल आएगा, HUF आएगा, कंपनी आएगा, फर्म आएगा, AOP, BOI आएगा, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो ऊपर वालों में शामिल नहीं है, एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन, ये सब मिलाकर पर्सन में आने वाले हैं। आगे रिपैट्रिएट टू इंडिया, सेक्शन 2Y। अब रिपैट्रिएशन का मतलब क्या होता है, ले जाना। अब अगर आगे लिखा है टू इंडिया, तो हम भारत के अंदर लेकर आ रहे हैं, और रिपैट्रिएट टू अमेरिका मतलब हम अमेरिका ले जा रहे हैं। ध्यान से, मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया द रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज। आपने बाहर से कोई फॉरेन एक्सचेंज अर्जित की है, कमाई है, अब वो आपको इंडिया में लेकर आना है। तो लॉ ने क्या बोला, द सेलिंग ऑफ सच फॉरेन एक्सचेंज, वो आप जो $1,000 आपके पास है, वो आप $1,000 ऑथराइज पर्सन को दे दो, वो आपको रुपए दे देगा उसके बदले में, मल्टीप्लाई 80-81 के भाव से। या फिर उतना अमाउंट आप फॉरेन एक्सचेंज में रखे रहो विद ऑथराइज पर्सन, जिसको RBI ने नोटिफाई किया है, उसमें कोई समस्या नहीं है। एंड
इंक्लूड यूज ऑफ रियलाइज अमाउंट फॉर डिस्चार्ज ऑफ अ डेट और अ लायबिलिटी, और आपकी अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज में, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने $1000 कमाए और वहीं के वहीं मेरी $200 की कोई लायबिलिटी है, तो मैंने क्या करा, मैंने ये $200 का $200 का पेमेंट कर दिया और बाकी का $800 इंडिया में लाके ऑथराइज पर्सन को दे दिया। लॉ ने बोला बहुत ध्यान से, अब कंसेप्ट समझना भाई, आपके पास बाहर $1000 थे, $200 की आपकी फॉरेन एक्सचेंज में लायबिलिटी थी, आपने $1000 में से $200 आपने पे ऑफ कर दिया, आपने नेट $800 ऑथराइज पर्सन को दिए और उससे रुपया कन्वर्ट करा लिया। लॉ ने बोला यार ये ऑथराइज, ये तो हो गया रिपेट्रिएट टू इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो $200 में आपने लायबिलिटी पे की है, इसको भी हम रिपेट्रिएट टू इंडिया मानेंगे, मतलब कोई कॉन्ट्रावेंशन वाले प्रोविजन आपके ऊपर नहीं लगेंगे। हम इसको ये ट्रीट नहीं करेंगे कि भाई आपने वो $200 रिपेट्रिएट नहीं करा, वही ये लाइन बोल रहा है, and includes use of realized amount for discharge of a debt or liability denominated in foreign exchange, and the expression repatriation shall be constructed accordingly। हमको वैसे ही उसका नियम, उसका मतलब निकालना पड़ेगा। आगे डेफिनेशन, बहुप्रतीक्षित डेफिनेशन, सब सेक्शन 2V है, याद रखना ये 5 नहीं है रोमन का, ये V है, राइट। सेक्शन 2V है जो बात करता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। शुरू करें हम डेफिनेशन, बहुत प्यारी डेफिनेशन है, ध्यान से। पर्सन रेजिडेंट मींस अ पर्सन, अच्छा इसमें दो कंडीशन है बेसिकली, हम ये इस वाले पॉइंट को ही ध्यान से पढ़ें, सब यही पॉइंट है जो थोड़ा सा दिमाग में टेंशन दे सकता है। कोई भी व्यक्ति रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, मतलब कम से कम 183 डेज तो इंडिया में रहना ही चाहिए। A person residing in India for more than 182 days during the course of the preceding financial year, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, याद रखना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है वो, पहली बात तो कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में 182 दिन से ज्यादा, मतलब 183 डेज, तो ये कंफर्म हो गया। कब देखना है हमको, ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, कैलेंडर ईयर नहीं है, फाइनेंशियल ईयर है, वो भी करंट नहीं है, प्रीसीडिंग है। बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये हमारी इसकी सेकंड कंडीशन है। सिंप्लीफाई करें अगर हम इसको, अगर कोई पर्सन, मेरा एग्जांपल ले ले भाई, मैं इंडिया में पिछले साल में 183 डेज रहा, मैंने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर दी, बट मैं भारत के बाहर चला गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई बिजनेस या वोकेशन करने के लिए, या और किसी पर्पस के लिए चला गया विद द इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, याद रखना अब इंपॉर्टेंट चीज है, तो मुझे आप क्या बोलोगे, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इन तीनों के अलावा और किसी पर्पस के लिए मैं भारत के बाहर गया हूं, तो मुझे क्या बोलोगे, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और सिंप्लीफाई करें, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें साहब फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की। अब ये फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की, अब आपको चेक करना है सब, मिस्टर ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं है, ये चेक करना है, सिंपल लॉजिक है। क्या ये आपको दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और दो कंडीशन प्लस कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये मिस्टर ए PRII होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बहुत ध्यान से, पहली कंडीशन ये देखना है, क्या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, इसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होगा यार, 21-22, क्या मिस्टर ए इस साल में 183 डेज इंडिया में रहे हैं,
हम एग्जाम्पल लेते हैं, यस रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। प्लस मिस्टर ए जब इंडिया के बाहर गए हैं, क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं? नहीं। क्या वो बिजनेस करने के लिए गए हैं? नहीं। क्या वो और किसी उद्देश्य के लिए अनसर्टेन पर्पस अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए गए हैं? नहीं। तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं, यस, तो मैं क्या बन जाऊंगा यार? PRII। याद रखना, अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी, मैं बिजनेस करने बाहर चला गया, भले ही मैंने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर दी, इन दैट केस अगर मैं चला गया तो मैं बन जाऊंगा PROI। मेरे ख्याल से अब ये चीज आपके क्लियर है दिमाग में। अब इस चार्ट को समझे, छोटा सा जो हमने स्नैपशॉट लगाया है, मतलब आपको पहले फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करना है 183 डेज वाली, और साथ में चेक करना है आपको सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है भाई? वो बंदा प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहा, बट वो 3 काम के लिए बाहर चला गया करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो उसको आप क्या बोलोगे यार? 3 में से किसी भी काम के लिए बाहर चला गया तो आप क्या बोलोगे उसको? PROI। और 3 में से अगर किसी काम के लिए इनके अलावा, फॉर एग्जाम्पल वो स्टडी करने के लिए गया, सब बाहर की यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई करने गया 2 साल का MBA, ये आएगा एनी अदर पर्पस में, राइट? इन तीनों पर्पस को छोड़कर और किसी पर्पस के लिए है तो हम क्या बोलेंगे? आपको PRII हूं आप उस फाइनेंशियल ईयर में। उल्टा, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में, फर्स्ट कंडीशन पहले फुलफिल करो फिर सेकंड कंडीशन, और व्यक्ति अगर ये 3 काम के लिए आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे आपको? PRII। और 3 काम के अलावा फॉर एग्जाम्पल स्टडी करने के लिए आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे आपको? PROI। जस्ट इसका रिवर्स कंसेप्ट है। अगर कोई व्यक्ति बाहर का है, वो इंडिया में आ रहा है ये 3 काम करने के लिए, तो आपको हम क्या बोलेंगे फेमा के हिसाब से? भाई तभी तो टैक्सेशन की बात आएगी, तभी तो डिक्लेरेशन की बात आएगी, तभी डिस्क्लोजर की बात आएगी, जब आप क्या होंगे? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम व्यक्तियों को घेर ले सब इस डेफिनेशन में। देखे ध्यान से, a person who has gone out of India stays outside India in either case for taking up employment outside India, for business or vocation outside India, or for any other purpose in whose circumstances would his intention to stay outside India for an uncertain time period। लॉ ने बोला ऐसे व्यक्ति को हम फिर क्या बोलेंगे? PROI। a person who has come to stay in India in either case other than otherwise than, right, इनको छोड़कर, राइट? तो लॉ ने बोला यार ये वाली डेफिनेशन बहुत काम की है। मेरे ख्याल से सेक्शन 2V आपके दिमाग में क्लियर है। आगे छोटे से छोटे पॉइंट हैं। एनी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, भाई तो आपको तो हम क्या बोलेंगे? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसीज इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, लॉ ने बोला इसको भी हम क्या बोलने वाले? PRII। एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इसको भी हम क्या बोलेंगे? आपका याद रखना, सब व्यक्ति कंट्रोल्ड या तो भारत में है या भारत से कंट्रोल हो रहा है, तो आपको हमने फॉल कर दिया कौन सी डेफिनेशन में? PRII में। तो ये हमारी डेफिनेशन थी किसकी यार? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये हमारा ओवरऑल डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है। चल, सेक्शन 3 है हमारे पास जो बात करता है यार डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज में। तो भाई सेक्शन 3 वैसे देखे तो ये रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है कि कोई भी व्यक्ति आपको बाहर से पैसा लेना, फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज पर्सन के थ्रू लो, पेमेंट करना ऑथराइज पर्सन के थ्रू करो, आप डायरेक्टली मिस्टर जॉन कैनेडी को कोई पैसा नहीं दे सकते। चल, सेक्शन 3 है रिस्ट्रिक्शंस ऑन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी। नो पर्सन शेल 1 2 3 4 मना कर दिया साफ साफ, डायरेक्ट डीलिंग अलाउड नहीं है। नो पर्सन शेल डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज, किसी भी व्यक्ति विशेष को जो ऑथराइज पर्सन नहीं है
मना कर दिया लॉ ने, भाई आप डायरेक्टली किसी व्यक्ति से डील मत करो, करना है ऑथराइज पर्सन को बीच में रखकर फिर काम करो। आपको कोई पेमेंट करना है ऑथराइज पर्सन को बीच में रख के काम करो, कोई पैसा लेना है ऑथराइज पर्सन के बिना मत लेना, या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन क्रिएशन ऑफ एनी एसेट्स आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन, लॉ ने बोला है जो भी काम करना है सब ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही करना है, अकेले अकेले नहीं करना है। रिलैक्सेशन सेक्शन 3 में all the restriction mentioned under section 3 may be relaxed in the following manner by making a provision to the effect in the rules or regulations। अरे भाई अगर ये सेक्शन ही काम का होता तो आगे तो हमको फेमा की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधी बात है कोई भी काम है भाई ऑथराइज पर्सन के थ्रू करो, बट ऐसा नहीं है। एक्ट में फिर आगे कुछ रिलैक्सेशन दी गई है बाय जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और याद रखना फेमा में रिपोर्टिंग अथॉरिटी आरबीआई है हमारा। हाँ, general permission under section 3A, the RBI has permitted any person to buy from any post office in accordance with any law or rules made thereunder for the time being enforce any foreign exchange in the form of postal order or money order। आप बाय कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से, जनरल परमिशन। जनरल परमिशन अंडर 3B 3C 3D फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाला, the prohibition imposed by BCD of section 3 shall not apply to any transaction entered into Indian rupees by or with person, a person who is a citizen of India, Nepal, Bhutan, resident in Nepal or Bhutan allowed है, a branch situated in Nepal, Bhutan, a branch situated in Nepal, Bhutan of any person, partnership firm or otherwise by a citizen of India, Nepal और भूटान, सब ये चीज अलाउड करी है, नेपाल भूटान के लिए स्पेसिफिक अलाउड करा गया है, राइट। तो ये है हमारा सेक्शन 3 जो बात करता है यार डीलिंग के लिए कि भाई आपको हमने डीलिंग के लिए मना नहीं किया है। अब कुछ कुछ आरबीआई ने जनरल परमिशन दी है। जनरल परमिशन फॉर पेमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, the RBI has issued a general permission permitting any person resident in India to make payment in Indian rupees in the following cases। ध्यान से, expenses of hospitality of a person visiting in India। भाई कोई मिस्टर जॉन इंडिया में घूमने आए हैं, राइट। अब आपने उनके अतिथि सत्कार के लिए क्या करा है, आपने उनके अतिथि सत्कार के लिए आपने सब उनको एक होटल में खाना खिला दिया। लॉ ने बोला यार ऐसा कोई भी काम किया है सब हमने इसको अलाउ किया, हमने इसको मना नहीं किया, राइट। पेमेंट टुवर्ड्स मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ बोर्डिंग लॉजिंग सर्विसेज रिलेटेड देयर टू ट्रेवल टू और फ्रॉम एंड विद इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, सब हमने उनको ताजमहल दिखाया, लाल किला दिखाया, हमने उनको जमाने भर के हमारे बहुत प्यारे प्यारे मंदिर दिखाए हैं। लॉ ने बोला ऐसा कुछ भी काम किया है, आपने हॉस्पिटैलिटी अतिथि सत्कार के लिए खर्चा किया है, हम अलाउ करते हैं। एक बात, परचेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर पेमेंट टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, आपने कैश में नहीं क्रॉस चेक या ड्राफ्ट दिया है। As consideration for purchase of gold and silver in any form imported by such person in accordance with the terms and conditions imposed under any order, payment to a guarantor, a person resident in India being the principal debtor may make a payment to a person resident outside India being a guarantor, such payment being made by way of reimbursement of the payment made to the resident creditor by non-resident guarantor under the guarantee furnished। हमने मतलब कोई गारंटर कोई गारंटी वगैरह दी है और उस गारंटी के लिए पेमेंट किया है, लॉ ने बोला अलाउड है। या पेमेंट टू नॉन होल्ड टाइम डायरेक्टर, अ कंपनी इन और रेजिडेंट इन इंडिया में मेक अ पेमेंट इन रुपीज, पर्सन रेजिडेंट कंपनी हमारी और वो रेजिडेंट इन इंडिया है, मतलब इनकॉर्पोरेट भारत में हुई है, उसने पेमेंट करा है रुपीज में टू अ नॉन होल्ड टाइम डायरेक्टर को हु इज अ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया,
और नॉन होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर जॉन बाहर के हैं, भारत में आए हैं फॉर अ कंपनी वर्क, और उन्होंने कुछ बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करा, सिटिंग फीस का पेमेंट करा विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट और एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से लॉ ने बोला अलाउड है, आप यूज कर सकते हैं। The RBI has issued a general permission permitting any person resident in India to make payment in Indian rupees in following cases. इन केसेस में आप कर सकते हैं, आपको हमने जनरल परमिशन दी है सबको। Receipt by a person resident in India, general permission. The Reserve Bank of India has issued a general permission permitting any person to receive any amount in the following cases. Any person may receive any payment made in rupees by an order of the person resident outside India during his stay in India out of rupees fund provided by him by sale of foreign exchange to authorized dealer or a money changer. Allowed है. Any person may receive any payment by way of check drawn. आपको कोई चेक ड्रॉ हुआ ऑन अ बैंक सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, सब बाहर की बैंक ऑफ अमेरिका में चेक ड्रॉ हुआ, और अ बैंक ड्राफ्ट और ट्रेवलर चेक इशूड आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट फॉरेन एक्सचेंज जो भी मिला है 7 दिन में ऑथराइज पर्सन को दे देना, भाई फटाफट देना है, राइट। ये भी चीज वही है। एनी पर्सन में रिसीव एनी पेमेंट मेड इन फॉरेन करेंसी नोट डायरेक्टली फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि भाई 7 दिन में मनी चेंजर को दे देना पैसा। any person may receive any payment by way of postal order, money order। लॉ ने ये आपको सेक्शन 4 में ये आपको जनरल परमिशंस दी गई हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 पॉइंट, पहले वाले 4 पॉइंट बहुत काम के हैं एग्जाम के हिसाब से। चले भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेक्शन कौन सा है यार? सेक्शन 5 में ये जिक्र है। अच्छा, डेफिनेशन की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की। सेक्शन 5 डीलिंग इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ड्रॉवल ऑफ, ड्रॉवल मतलब विड्रॉ, ड्रॉवल मतलब विड्रॉ, विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मींस ड्रॉवल फ्रॉम ऑथराइज्ड पर्सन से विड्रॉ किया, ओपनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट किया, यूज ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM which has a effect of creating a foreign exchange liability। आपने क्या करा है? ऑथराइज पर्सन से पैसा लिया, या आपने लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवा ली एक। अरे भाई, लेटर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्टर यूज करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट भरोसे के लिए यूज करी जाती है बेसिकली। या आपने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ATM कार्ड वगैरह करा, और इससे आपकी क्या हो गई? फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी। लॉ ने बोला इसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और गवर्नमेंट ने रूल्स फ्रेम करके सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको तो साफ साफ प्रोहिबिटेड किया गया है, 8 से 9 तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं जिनको प्रोहिबिटेड है, मतलब ये ट्रांजैक्शंस के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, ध्यान रखो। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसके लिए आपको CG की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। चले भाई, तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिसके लिए मना किया गया है। ध्यान से, ये 3 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं। ट्रांजैक्शंस फॉर विच फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड। रूल 3 रेड विद शेड्यूल 1 प्रोहिबिट्स फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पहला, पेमेंट फॉर ट्रेवल टू नेपाल एंड भूटान, इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, इंडियन रुपीज चलता है। कोई भी ट्रांजैक्शन करना है पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल एंड भूटान, फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा भाई, आपको इंडियन रुपीज चलता है। रेमिटेंस आउट ऑफ, सब इंडिया में आपने गोवा में लॉटरी जीती, लॉ ने बोला यार लॉटरी जीती ना, खर्चा यहीं करके जाओ, फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। रेसिंग, सब आपको वो घुड़सवारी का शौक है, हॉर्स राइडिंग का, जुआ खेला आपने। रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन्स, मना कर दिया।
फुटबॉल, पूल, स्वीप स्टिक्स वगैरह सब ये कोई खेल में खेलना है, आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑफ कमीशन, आपको कमीशन पे करना है ऑन एक्सपोर्ट। इंडिया वाले व्यक्ति ने बाहर कोई चीज एक्सपोर्ट करी, अब बाहर कोई चीज एक्सपोर्ट करी तो सब मिस्टर जॉन ने आपकी हेल्प करी है वो चीज सेल करने में, आपको कमीशन देना है। लॉ ने बोला हम आपको वो कमीशन पे करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे अगर आपने वो जो एक्सपोर्ट किया है वो एक स्कीम के दायरे में किया है, और वो स्कीम का नाम है रूपी स्टेट क्रेडिट रूट स्कीम। भाई पहले इंडिया की हालत खराब थी तो भाई रशिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप हमें जितना भी आप एक्सपोर्ट करते हो उसका फिक्स परसेंटेज आप हमें हर साल एक्सपोर्ट करोगे। वो इस स्कीम के दायरे के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, लॉ ने बोला भूल जाओ, हम आपको क्या नहीं देंगे, फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे वो कमीशन पे करने के लिए, एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ कमीशन अप टू 10% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू फॉर टी एंड टोबैको। इसके लिए अलाउड है सिर्फ कितना परसेंट, 10%। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर होल्डी ओन्ड सब्सिडीज अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज अलाउड है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिनके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग लगता है, डिविडेंड बैलेंसिंग मतलब भैया मैंने कोई बाहर इन्वेस्टमेंट किया है और मैंने इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट किया है, लॉ ने बोला पहले बाहर वाली कंपनी का पैसा जो आ रहा है यहाँ वाले का दोनों को एडजस्ट करो और फिर आपको और पैसा चाहिए। मतलब मेरी कोई कंपनी है अब और मेरे कोई शेयर होल्डर है बाहर, टाटा मोटर्स है मेरी इंडिया में कंपनी लिस्टेड है और मेरे शेयर होल्डर हैं बाहर, और टाटा मोटर्स ने बाहर भी कोई इन्वेस्टमेंट किया है एप्पल में, तो लॉ ने बोला टाटा मोटर्स को जो एप्पल से डिविडेंड मिल रहा है $100 का और जो आपको यहाँ से पेमेंट करना है 10,000 रुपीज का, तो दोनों को पहले एडजस्ट करो क्योंकि आपके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग की एप्लीकेशन लगती है, रूल लगता है। पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज, सब बाहर की मैडम ने, मिस रोजी ने कॉल लगाया नंदू को और जैसे ही वो आईएसडी का कॉल कट गया नंदू के पास बिल जनरेट हो गया साहब 1,000 रुपए का। लॉ ने बोला यार इश्क लड़ाने के लिए हम आपको पैसा नहीं देंगे फॉरेन एक्सचेंज। नंदू चाहता है कि भाई जो $1,000 जो आया है मैडम का रोजी का बिल, ये नंदू चाहे तो गवर्नमेंट से ले ले। गवर्नमेंट ने बोला इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज हम खर्चा नहीं करेंगे। रेमिटेंस ऑफ, आपको ब्याज मिला है एनआरई अकाउंट में पड़े पड़े पैसे का, लॉ ने बोला हम आपको पैसा नहीं देंगे, फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे। तो ये आपके 9 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं जिनके लिए फॉरेन एक्सचेंज आपको नहीं मिलेगा, भूल जाओ। अब कुछ कुछ तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगने वाली है। किसकी अप्रूवल, सीजी की अप्रूवल। ध्यान से ये बताया रूल 4 में, शेड्यूल 2 में। अगर रूल नंबर शेड्यूल याद है तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय एनी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने कोई बड़े जहाज कोई उधार हायर किया है, उसका खर्चा देना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लो। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मेकिंग रेमिटेंस टू एजेंट्स अब्रॉड, सब मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं बट मेरे अलग अलग देशों में मेरी एजेंसी चलती है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मुझे एजेंट को कमीशन देना है, लॉ ने बोला अलाउड है, गवर्नमेंट की अप्रूवल। रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, तो आपको है। बाहर के न्यूज़पेपर में, सब बाहर के न्यूज़पेपर में कोई विज्ञापन छपवाना है हमको, एक्सीडिंग $10,000, $10,000 तक तो कोई अप्रूवल नहीं लेना, उससे ज्यादा देना है तो फिर सीजी की अप्रूवल लो। एक्सेप्शन है बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर टूरिज्म को प्रमोट करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है या इंटरनेशनल कोई बिडिंग लगानी है। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पीएसयू और सीआईएफ बेसिस अदर देन एफओबी एफएस बेसिस, राइट, ये आपको देना है। रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक्सीडिंग $1 लाख, 1 लाख से ज्यादा आपको रेमिटेंस देना है, तो लॉ ने बोला 1 लाख तक तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, अलाउड है, उससे ज्यादा है तो सीजी के अप्रूवल लो। एक्सेप्शन, इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स बॉडी को एक्सेप्शन है, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। 7th पॉइंट,
रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर बाय टीवी चैनल्स, ठीक है। कल्चरल टूर्स, रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पीएनआई, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्लब। लॉ ने बोला कोई भी अप्रूवल नहीं लेना, बट सॉरी अप्रूवल लेना है यहाँ पर, एक्सेप्शन, कोई भी अप्रूवल नहीं लेना है अगर आपने कोई पैसा दिया है आरएफसी अकाउंट में या ईईएफसी अकाउंट से पेमेंट दिया है, फॉरेन एक्सचेंज आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है आरएफसी अकाउंट में, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट आरएफसी अकाउंट में, या एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट ईएफसी अकाउंट में। लॉ ने बोला आपको कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, बट एक्सेप्ट फॉर मेंटेनेंस रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप पीएनआई क्लब। एग्जाम में सवाल आएगा, बंदा चाहता है भाई पीएनआई क्लब की रेमिटेंस का हम आरएफसी अकाउंट से पेमेंट कर दें, नहीं, उसके लिए तो आपको अप्रूवल ही लेनी पड़ेगी। ट्रांजेक्शन परमिसिबल विद द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक। अब क्या है, जो आपका रिजर्व बैंक वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें रूल 5 है, थर्ड शेड्यूल है, इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल फर्स्ट पार्ट, फैसिलिटीज फॉर अदर देन इंडिविजुअल मतलब कॉर्पोरेट्स को है। ध्यान से इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला भाई हम आपको $2.5 लाख तक एक साल में फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल करा देंगे फॉर बिलो पर्पसेस। अब चाहे तो आप पूरे पहले वाले में ही खर्च कर डालो, चाहे आप सब में खर्च मिलाए कर दो, ओवरऑल जो पैसा आपको देंगे फॉरेन एक्सचेंज का अलाउड करेंगे वो है $2.5 लाख। Individuals can avail foreign exchange facility for following purpose within the limit of 2.5 lakhs या 2.5 लाख only dollars a year under the LRS scheme. Any additional remittance in excess of USD 2.5 lakh for the following purpose shall require prior approval of RBI. Private visit to any country, आप अमेरिका जाना चाहते हो घूमने के, लॉ ने बोला जाओ, आप वो सब न्यूयॉर्क जाना चाहते हो जाओ, आप इजिप्ट जाना चाहते हो, लॉ ने बोला जाओ पिरामिड देखने के लिए, गिफ्ट डोनेशन देना है, आप गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट इमिग्रेशन बाहर सेटल हो रहे हो जाओ, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, ठीक है, ट्रेवल फॉर बिजनेस अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग वगैरह, मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हो, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, बाहर पढ़ने जा रहे हो, और कोई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करोगे, लॉ ने बोला $2.5 लाख देंगे ओवरऑल ये सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए, ये आपके 9 तरह के ट्रांजेक्शन्स के लिए। हाउएवर फॉर द पर्पस मेंशन आइटम इन 4 इमिग्रेशन, 7 मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, 8 स्टडीज अब्रॉड, इनका अगर एस्टिमेट, भाई एस्टिमेट ज्यादा हुआ तो आप वो हमें दे दो एस्टिमेट, तो हम उतना अमाउंट आपको अवेलेबल करा देंगे। However, for the purpose of item mentioned in 4, 7, 8, an individual may draw the foreign exchange exceeding $2.5 lakh if it is so required by the country of immigration, medical institute offering the medical treatment of or any universities. If an individual remits any amount under the LRS in a financial year, then the applicable limit for such individual would be reduced from $2.5 lakh रुपए, राइट, ओवरऑल लिमिट तो $2.5 लाख ही है। अ पर्सन, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट, अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया, परमानेंटली इंडिया में नहीं रहते, एंड इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान, और इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज इन डेपुटेशन टू द ऑफिस अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी और अ सब्सिडी और अ जॉइंट वेंचर, इंडिया ऑफ सच पर्सन मे मेक रेमिटेंस अप टू हिज नेट सैलरी। लॉ ने बोला आपकी जितनी नेट सैलरी है उसके बराबर आप रेमिटेंस कर सकते हैं। अब क्या क्या कट जाएगा, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, टीडीएस वाला, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ फंड, अदर डिडक्शंस, एक्सप्लेनेशन। अब रेजिडेंट इन इंडिया मतलब ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट कम से कम कितने टाइम का होना चाहिए, of exceeding 3 years is a resident but not permanently resident. A person other than individual may also drawn subject to LRS limit. कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए अगर आरएफसी अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना हो। अब
अदर देन इंडिविजुअल के लिए लिमिट बहुत बड़ी बड़ी है। अगर डोनेशन एक्सीडिंग 1% ऑफ देयर टोटल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, आपने जितनी भी, आप एक कंपनी हो टाटा मोटर्स, आपने बाहर से जितना भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है पिछले 3 साल में, फॉर एग्जाम्पल आपने अर्न किया है $1 लाख, लॉ ने बोला ये $1 लाख का निकालो 1%, $1,000 या यूएसडी डॉलर 50 लाख, विच एवर इज लेस, आप इतना पैसा दे सकते हो बाहर ये पर्पस के लिए। क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब ट्रस्टी बनने के लिए आप दान देना चाहते हो, दे दो। Contribution to funds not being an investment fund approved by, promoted by education institute. Contribution to a technical institution or body or association in the field of activity of the donor company. Commission per transaction to agent abroad for sale of, आपने कोई रेजिडेंशियल फ्लैट कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया सेल कराया है, तो उन्होंने बोला आपको देना है कमीशन 2,25,000 तक, 25,000 यूएसडी दे दो, या 5% of the inward remittance whichever is more. Remittance exceeding USD 1 crore, $1 है per project for any consultancy services with respect to infrastructure projects, and USD 10 lakh per project for any other consultancy procured from outside India. अरे भाई आप कोई खतरनाक वाला ब्रिज बना रहे हैं, अब LNT वाले कोई ब्रिज बना रहे हैं, अब उनको कंसल्टेंसी चाहिए बाहर के बंदे से, तो लॉ ने बोला यार आप कमीशन दोगे सामने वाले को। Remittance exceeding 5% of the investment brought in India or $1 lakh, whichever is higher, by an entity in India by way of reimbursement of pre-incorporation expenses. सब कोई बाहर वाले व्यक्ति ने आपको बिजनेस दिया है, आप उसको पैसा देना चाहते हो, लॉ ने बोला दे दो, कितना, $1 लाख, या जितना इन्वेस्टमेंट बाहर से लेकर आया उसका 5%, इससे ज्यादा मत देना। कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए अगर आरएफसी अकाउंट से देते हो तो। ये है हमारे पास कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का, जो हमने बात की है यहाँ पर।